दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम भौतिक निकायों के मुक्त दोलन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो भौतिक निकायों के मुक्त दोलन। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम पिंड लोलक क्या है तथा एलसी परिपथ में दोलन किस प्रकार होंगे, उनका आवर्तकाल क्या होगा, उसकी आवृत्ति क्या होगी, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पिंड लोलक, इसे भौतिक लोलक भी कहा जाता है। तो कंपाउंड पेंडुलम या पिंड लोलक या भौतिक लोलक एक जड़ पिंड जो पिंड में से गुजरने वाली ऐसी क्षैतिज अक्ष जो गुरुत्व केंद्र से नहीं गुजरती है कि सापेक्ष ऊर्ध्वाधर तल में दोलन करने में सक्षम हो, तो उसे हम पिंड लोलक कहते हैं। अब यहां पर हमने एक पिंड लोलक दर्शाया है। माना एक पिंड लोलक जो जड़ पिंड के रूप में है का द्रव्यमान m है। तो ये जो हमारा पिंड लोलक है इसका द्रव्यमान हमने m माना है। माना यह दोलक S से जाने वाली क्षैतिज अक्ष से लटकाया गया है। तो ये जो पॉइंट S है इससे जाने वाले क्षैतिज अक्ष से हमने इसे लटकाया है, और ये जो पॉइंट S है इसे हम निलंबन बिंदु कहते हैं। यहां G गुरुत्व केंद्र तथा Sg इक्वल टू L है। तो ये पिंड लोलक का गुरुत्व केंद्र है तथा Sg की लंबाई L है। साम्यावस्था में G S के ऊर्ध्वाधर नीचे स्थित होता है। तो जब पिंड लोलक साम्यावस्था में है तो ये जो बिंदु G है जिसे हमने गुरुत्व केंद्र कहा है, ये निलंबन बिंदु के ऊर्ध्वाधर नीचे स्थित होता है। अब वस्तु कौन सी, ये जो भौतिक लोलक या पिंड लोलक है। अब वस्तु को थीटा कोण से अल्प विस्थापित किया जाता है जिससे कि बिंदु G डैश पर विस्थापित हो जाता है। तो हमने क्या किया है, इसे अल्प विस्थापित किया है। तो इस प्रकार ले जाकर हमने छोड़ दिया है। तो ये जो हमारा बिंदु G था, ये बिंदु G हमारा G डैश पर पहुंच गया है। जब वस्तु अल्प विस्थापित होती है तो वस्तु के भार के कारण इस पर एक प्रत्यानयन बल युग्म कार्य करता है जो वस्तु को साम्यावस्था में लाने का प्रयास करता है। तो ये हमारा पिंड लोलक है, इसे हमने यहां पर ले जाकर छोड़ दिया है। तो जैसे आप यहां पर लेके गए तो ये जो गुरुत्व केंद्र यहां पर था ये यहां पर चला गया है। अब इस अवस्था में इस वस्तु पर एक प्रत्यानयन बल युग्म कार्य करता है जो भार के कारण लगता है। तो यहां पर भार इस साइड में, तो इस भार के कारण इस पर एक प्रत्यानयन बल युग्म कार्य करेगा जो वस्तु को वापस इसकी साम्यावस्था में अर्थात यहां पर लाने का प्रयास करेगा। तो यहां पर वस्तु का भार mg नीचे की तरफ, तो इसके कारण इस पर एक प्रत्यानयन बल युग्म कार्य कर रहा है जो वापस इसे इसी दिशा में लाने का प्रयास करता है। प्रत्यानयन बल युग्म क्या होगा, टॉ इक्वल टू माइनस mg इंटू जी डैश n। तो ये नेगेटिव जो साइन है ये प्रत्यानयन के कारण है, क्योंकि प्रत्यानयन बल युग्म सदैव माध्य स्थिति की ओर कार्य करेगा, इसलिए हमने ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया है। तो बल इंटू लंबवत दूरी, बल यहां पर भार तो mg और लंबवत दूरी, तो हमने इस g डैश से इस रेखा पर लंब डाला है जो हमारा g डैश n है। तो टॉ इक्वल टू माइनस mg इंटू जी डैश n। अब g डैश n क्या होगा, ये हमारा l, ये कोण थीटा। तो अगर आप ये दूरी निकालोगे अर्थात एस एन एल कॉस थीटा, और अगर हम ये दूरी निकालें अर्थात एन जी डैश निकालें तो हो जाएगा एल
साइन थीटा, तो माइनस एम जी इंटू एल साइन थीटा। माना एस से गुजरने वाली क्षैतिज अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई, तो इस एस से जो क्षैतिज अक्ष गुजर रही है उसके सापेक्ष या उसके परितः जड़त्व आघूर्ण हम आई लेते हैं। और एल्फा अगर हमारा कोणीय त्वरण हो तो विक्षेपक बल युग्म होगा टॉ इक्वल टू आई एल्फा। तो टॉ वन इक्वल टू आई एल्फा। टॉ वन को हमने विक्षेपक बल युग्म कहा है और टॉ हमारा प्रत्यनन बल युग्म है। अब एल्फा कोणीय त्वरण है। कोणीय त्वरण होता है d2 थीटा बाई dt2 और यहां पर थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन। तो टॉ वन इक्वल टू आई d2 थीटा बाई dt2। अब ये जो टॉ वन है, ये टॉ वन इस टॉ के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, इस टॉ वन की जगह ये माइनस एम जी एल साइन थीटा रख देते हैं। तो आई d2 थीटा बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस एम जी एल साइन थीटा, क्योंकि साम्यावस्था में प्रत्यनन बल युग्म तथा विक्षेपक बल युग्म दोनों बराबर होंगे, इसलिए टॉ इक्वल टू टॉ वन, इसलिए ये आ गया आई d2 थीटा बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस एम जी एल साइन थीटा। अब आप इस आई को नीचे ले जाओ और पूरी समीकरण को लेफ्ट में ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? d2 थीटा बाई dt2 प्लस एम जी एल अपॉन आई साइन थीटा इक्वल टू 0। माना एम जी एल अपॉन आई इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर, अर्थात ओमेगा 0 इक्वल टू अंडर रूट एम जी एल अपॉन आई। तो हमारा ओमेगा 0 स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा? d2 थीटा बाई dt2 प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू 0। यदि थीटा अत्यंत अल्प हो तो अगर थीटा का मान अल्प है तो साइन थीटा और थीटा दोनों बराबर होते हैं, तो हम इस साइन थीटा को थीटा लिख देते हैं। तो साइन थीटा हमारा थीटा हो जाएगा, इसलिए ये समीकरण क्या हो गई? d2 थीटा बाई dt2 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। और इसे हम पिंड लोलक की कोणीय सरल आवर्त गति का समीकरण कहते हैं। तो पिंड लोलक की कोणीय सरल आवर्त गति का समीकरण ये है। इस प्रकार अल्प कोणीय विस्थापन की अवस्था में पिंड लोलक कोणीय सरल आवर्त गति करता है। तो यदि थीटा का मान अल्प है अर्थात कोणीय विस्थापन अल्प है, तो उस अवस्था में पिंड लोलक कोणीय सरल आवर्त गति करता है। आवर्तकाल, अब आवर्तकाल क्या होगा? t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा नॉट, और ओमेगा नॉट हमने किसको बोला था? रूट ऑफ एम जी एल अपॉन आई। तो इस ओमेगा 0 की जगह आप ये वैल्यू यहां पर रखोगे, तो ओमेगा नॉट हमारा ये है, तो इस ओमेगा नॉट की वैल्यू मैं यहां पर रख देता हूं। तो t क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी एल। यदि गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण आई नॉट हो तो समांतर अक्ष प्रमेय से, अब समांतर अक्ष प्रमेय क्या है? एक अक्ष ये है जो गुरुत्व केंद्र से गुजरती है और दूसरी अक्ष ये है। तो अगर मेरे को इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालना है और इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण IG है, दोनों समांतर अक्षों के मध्य दूरी d है, तो I इज इक्वल टू IG प्लस md स्क्वायर। सो I इक्वल टू I नॉट प्लस ml स्क्वायर, क्योंकि दोनों समांतर अक्ष के मध्य दूरी यहां पर l है, तो I इक्वल टू I नॉट प्लस ml स्क्वायर। तो ये हमारा समांतर अक्ष प्रमेय से। यदि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष के सापेक्ष परिभ्रमण त्रिज्या k हो तो गुरुत्व केंद्र से जो अक्ष हमारी गुजर रही है उसके सापेक्ष परिभ्रमण त्रिज्या k है, इसलिए ये I नॉट क्या आ जाएगा? I नॉट इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो इस I नॉट की जगह एम के स्क्वायर हम यहां पर रख देते हैं। सो I इक्वल टू एम के स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर। एम कॉमन ले लिया
तो ब्रैकेट में आ गया के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एंड टी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी एल। सो आई की जगह आप ये वैल्यू यहां पर रख दो, तो टी क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम इंटू के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन एम जी एल। अब आप इस m से m कैंसिल कर सकते हो, सो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन जी एल। अब हम क्या करते हैं, एक l यहां पर ले जाते हैं और यहां पर भी l ले जाते हैं, तो इस l को हमने दो टुकड़ों में कर दिया, एक l यहां पर रख दिया, एक यहां पर रख दिया, तो एक l और ये l कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर तो बचेगा l और यहां पर बचेगा के स्क्वायर अपॉन एल। तो t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l प्लस के स्क्वायर बाई एल होल अपॉन जी। तो आवर्तकाल हमारा ये हो गया। यदि सरल लोलक की प्रभावी लंबाई l हो तो आवर्तकाल, तो सरल लोलक की यदि प्रभावी लंबाई l होती है तो आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी, जो हमने पहले निकाला हुआ है। और यहां पर हमने पिंड लोलक की अवस्था में निकाला है t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l प्लस के स्क्वायर बाई एल होल अपॉन जी। तो ये l इस l प्लस के स्क्वायर बाई एल से रिप्लेस हो गया है, प्रतिस्थापित हो गया है। अतः यदि सरल लोलक की प्रभावी लंबाई l इक्वल टू l प्लस के स्क्वायर बाई एल हो तो सरल लोलक तथा पिंड लोलक के आवर्तकाल समान होते हैं। तो ये हमारा पिंड लोलक का आवर्तकाल और ये सरल लोलक का आवर्तकाल। तो अगर मैं इस l को इससे रिप्लेस कर दूं, अर्थात l बराबर ये हो, तो उस अवस्था में ये t और ये t बराबर होंगे, अर्थात सरल लोलक तथा पिंड लोलक के आवर्तकाल समान होंगे। इसलिए l इक्वल टू एल प्लस के स्क्वायर बाई एल को तुल्य सरल लोलक की लंबाई कहते हैं। यदि हम एस जी डैश को O तक इस प्रकार बढ़ाएं कि एस ओ इक्वल टू एल प्लस के स्क्वायर बाई एल, ये हमारा पिंड लोलक था, तो हमने क्या किया है, ये जो एस जी डैश है इसको पॉइंट O तक बढ़ाया है। और किस प्रकार बढ़ाया है कि ये जो हमारा एस ओ है इसकी वैल्यू है एल प्लस के स्क्वायर बाई एल। तो इस अवस्था में ये जो पॉइंट O है, इस बिंदु O को हम कहेंगे दोलन केंद्र। यहां पर ये जो जी डैश O है, जी डैश O क्या है, के स्क्वायर बाई एल, क्योंकि एस जी डैश हमारा एल है और एस ओ क्या है, एस जी डैश प्लस जी डैश ओ। अब ये हमारा एल है तो ये क्या होगा, के स्क्वायर बाई एल। तो जी डैश ओ इक्वल टू के स्क्वायर बाई एल, और इसको मैं एल डैश लिख देता हूं। इसका मतलब कैपिटल एल क्या आ गया, एल प्लस एल डैश। सो अगर इस के स्क्वायर बाई एल को हम एल डैश लिख दें तो टी क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल प्लस एल डैश अपॉन जी। तो t की वैल्यू अभी हमने ये लिखी है। यदि हम निलंबन बिंदु तथा दोलन बिंदु को आपस में बदल दें, निलंबन बिंदु हमारा S है और दोलन बिंदु हमारा O है, तो अगर हम S एंड O को आपस में इंटरचेंज कर दें तो नया आवर्तकाल क्या होगा, t डैश इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल डैश प्लस के स्क्वायर बाई एल डैश, क्योंकि t हमारा था 2 पाई रूट ऑफ एल प्लस के स्क्वायर बाई एल अपॉन जी। तो अब एल को हमने एल डैश लिख दिया है तो टी हमारा टी डैश हो गया, पर के स्क्वायर बाई एल इक्वल टू एल डैश है। इसका मतलब के स्क्वायर बाई एल डैश क्या हो जाएगा, एल। तो के स्क्वायर बाई एल डैश हमारा हो गया एल। सो टी डैश इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल डैश प्लस एल अपॉन जी। ये आवर्तकाल किस अवस्था में है, जब हमने निलंबन बिंदु और दोलन बिंदु अर्थात S और O को इंटरचेंज कर दिया है, और S और O अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है तो आवर्तकाल हमारा ये है।
तो यहां से क्लियर है कि ये टी और ये टी डैश दोनों बराबर हैं, दोनों आवर्तकाल बराबर हैं, अर्थात निलंबन बिंदु और दोलन बिंदु को आपस में बदला जा सकता है। दे आर इंटरचेंजेबल। अतः निलंबन बिंदु तथा दोलन बिंदु आपस में बदले जा सकते हैं। अगला टॉपिक है एलसी परिपथ में दोलन। अब यहां पर हमने एलसी परिपथ दर्शाया है। ये हमारी कुंडली जिसका स्वप्रेरकत्व L और ये हमारा संधारित्र C। यहां पर हमने एक बैटरी लगा दी है, इस बैटरी से इसको कनेक्ट किया है। ये हमारी कुंजी। अब L के सिरों पर विभवांतर L di/dt और संधारित्र C के सिरों पर विभवांतर Q/C, क्योंकि Q इक्वल टू CV होता है तो V क्या आ जाएगा Q/C। तो संधारित्र के सिरों पर तो Q/C और प्रेरकत्व के सिरों पर L di/dt। इस परिपथ में प्रेरकत्व ठीक उसी प्रकार कार्य करता है जैसे यांत्रिक निकाय में द्रव्यमान या जड़त्व आघूर्ण कार्य करता है। तो जैसे यांत्रिक निकाय में द्रव्यमान या जड़त्व आघूर्ण का कार्य है, वो क्या कार्य करता है? वो गति की दिशा का विरोध करता है या घूर्णन की दिशा का विरोध करता है। तो उसी प्रकार प्रेरकत्व क्या करेगा? जैसे आप कुंजी को दबाओगे तो परिपथ में धारा बढ़ने लगेगी, तो ये धारा में वृद्धि का विरोध करेगा, और अगर आप कुंजी को हटाते हो तो धारा में कमी होने लगेगी। उस अवस्था में ये धारा में कमी का विरोध करेगा। जब कुंजी K को दबाया जाता है तो प्रेरकत्व का स्वप्रेरण एक पश्च विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है जो परिपथ में धारा वृद्धि का विरोध करता है। इसी प्रकार जब कुंजी K को छोड़ा जाता है अर्थात परिपथ विच्छेद किया जाता है तो प्रेरकत्व का पश्च विद्युत वाहक बल परिपथ में धाराशय का विरोध करता है। तो जैसे कुंजी K को दबाओगे तो धारा बढ़नी चाहिए, पर यह धारा में वृद्धि का विरोध करेगा, और जब कुंजी को आप हटाओगे तो उस अवस्था में धारा में कमी का विरोध करेगा। एलसी दोलन के लिए सर्वप्रथम कुंजी K को दबाकर संधारित्र को उसके अधिकतम आवेश अर्थात Q0 तक आवेशित करते हैं। तत्पश्चात कुंजी K को छोड़कर अर्थात निकालकर संधारित्र को निरावेशित किया जाता है। तो पहले आप कुंजी K को दबाओगे, धारा परिपथ में बढ़ने लगेगी, संधारित्र हमारा आवेशित होने लगेगा। तो संधारित्र को अधिकतम आवेश तक आवेशित करते हैं और अधिकतम आवेश हमने Q0 माना है। अब कुंजी K को हम खोल देंगे तो परिपथ में धारा कम होने लगेगी और संधारित्र हमारा निरावेशित होने लगेगा। माना किसी समय संधारित्र पर आवेश Q है तो संधारित्र के सिरों पर विभवांतर जो मैंने कहा था Q/C, तो VC इक्वल टू Q/C। माना प्रेरकत्व के सिरों पर पश्च विद्युत वाहक बल VL इक्वल टू L di/dt, क्योंकि पश्च लिखा है इसलिए यहां पर हमने नेगेटिव लगा दिया है। साम्यावस्था में VL और VC दोनों बराबर होंगे, तो VL तो हमारा ये और VC ये, तो -L di/dt इक्वल टू Q/C। अब आप क्या करोगे? इस पूरी वैल्यू को राइट में ले लो, तो L di/dt प्लस Q/C इक्वल टू 0। अब हम इस L को नीचे ले जाते हैं तो di/dt प्लस Q/LC इक्वल टू 0। परंतु धारा की परिभाषा से धारा क्या होती है? आवेश में परिवर्तन की दर को हम धारा कहते हैं। तो I इक्वल टू dQ/dt, तो आप इस I की जगह dQ/dt रख दो तो ये क्या हो जाएगा? d/dt ऑफ dQ/dt प्लस Q/LC इक्वल टू 0। तो ये हो गया d2Q/dt2। सो d/dt ऑफ dQ/dt प्लस Q/LC इक्वल टू 0, और यहां से आ गया d2Q/dt2 प्लस Q/LC इक्वल टू 0।
तो d2q बाई dt2 प्लस q बाई एल सी इक्वल टू 0। अब हम 1 अपॉन अंडर रूट एल सी को ओमेगा 0 लिख देते हैं। तो 1 अपॉन एल सी क्या हो गया, ओमेगा 0 स्क्वायर। तो ये समीकरण क्या हो जाएगी, d2q बाई dt2 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर q इक्वल टू 0। यह सरल आवर्त गति का समीकरण है। दोलन की कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति क्या है, ओमेगा 0, और ओमेगा 0 इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी। अगर हमें आवर्तकाल निकालना है तो दोलन का आवर्तकाल t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा 0। तो t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा नॉट, और ओमेगा नॉट की जगह आप ये यहां पर रख दो। सो 2 पाई अपॉन 1 अपॉन रूट एल सी, तो हो जाएगा 2 पाई रूट एल सी। सो t इक्वल टू 2 पाई रूट एल सी। दोलन की आवृत्ति, आवर्तकाल का व्युत्क्रम आवृत्ति कहलाता है। तो न्यू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टी, और टी ये है तो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो दोलन की आवृत्ति हमारी ये होगी। अब सरल आवर्त गति का समीकरण होता है d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल टू 0। और इस समीकरण का हल हमने निकाल रखा है, वो था x इक्वल टू a साइन ओमेगा नॉट t प्लस थीटा। यहां पर हमारे पास में सरल आवर्त गति का समीकरण ये है। तो आप इस x की जगह q रख दो। तो q इक्वल टू a साइन ओमेगा नॉट t प्लस थीटा। यहां पर ये जो a है, a क्या है, सरल आवर्त गति का आयाम है। और आयाम क्या होता है, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। तो सरल आवर्त गति का आयाम a, और ये थीटा प्रारंभिक कला है। अब अगर मैं इसका अवकलन करूं तो dq बाई dt इज इक्वल टू a, साइन का हो जाएगा cos। तो cos ओमेगा 0 t प्लस थीटा, और ओमेगा 0 t प्लस थीटा का करोगे तो ओमेगा 0। तो dq बाई dt इक्वल टू a ओमेगा 0 cos ओमेगा 0 t प्लस थीटा। जब t इक्वल टू 0 हो तो उस अवस्था में dq बाई dt इक्वल टू 0 है। तो आप इसको 0 कर दो और इस t को 0 कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, a ओमेगा 0 cos थीटा इक्वल टू 0। अब a ओमेगा 0 0 नहीं है, तो इस अवस्था में cos थीटा का 0 होना कंपल्सरी है। तो cos थीटा इक्वल टू 0, और cos थीटा 0 कब होगा, जब थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो आप इस थीटा की जगह पाई बाई 2 रख दो। तो q इक्वल टू a साइन ओमेगा नॉट t प्लस पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है cos थीटा। सो a साइन ओमेगा नॉट t प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा a cos ओमेगा नॉट t। तो q का मान हमें ये मिल गया है। अब q हमारा ये है, t इक्वल टू 0 पर q का मान अधिकतम है, जो कि q0 है, क्योंकि हमने कुंजी को बाहर निकाल दिया है। तो जैसे ही कुंजी को बाहर निकालोगे, समय हमारा 0 है, तो आवेश का मान अधिकतम होगा। तो यहां पर आप 0 रख दो और q की जगह आप q0 रखो। सो q0 इक्वल टू a cos 0, और cos 0 क्या होता है 1। सो a इक्वल टू q0। सो a इक्वल टू q0। तो आप इस a की जगह q0 कर दो। सो q इक्वल टू q0 cos ओमेगा नॉट t। तो किसी भी समय t पर संधारित्र के सिरों पर जो आवेश होगा उसका मान हमारा ये होगा। यदि प्रारंभिक कला थीटा हो तो व्यापक हल। तो प्रारंभिक कला अगर हम थीटा मानते हैं तो q हमारा ये है, और इस a को आपने q0 कर दिया, तो व्यापक हल क्या हो जाएगा, q इक्वल टू q0 साइन ओमेगा नॉट t प्लस थीटा। तो यहां पर हम आज का हमारा ये अध्याय समाप्त करते हैं। गुड बाय।